हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके साथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एटम में जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल आया एटम का दैट वाज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रेजिन पुडिंग मॉडल, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अब इसका ऐसा नाम क्यों है और ये एटॉमिक मॉडल क्या है? तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जो होता है, एटम एक स्फेरिकल बॉडी होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, सेम वैसे जैसे आपकी किसी पुडिंग में रेजिन्स एम्बेडेड होते हैं, या फिर वाटरमेलन के अंदर वाटरमेलन की सीड्स होती हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम में होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है तो उसकी वजह से एटम का चार्ज भी नेगेटिव हो जाएगा, तो लेकिन एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए थॉमसन ने क्या कहा कि जो पूरा का पूरा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी का जो पार्ट होता है पूरे एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उस पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। अब जे थॉमसन ने ऐसा क्यों कहा, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जे थॉमसन के पास इंफॉर्मेशन क्या थी। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले हुई, उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जे थॉमसन को सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता था कि जो एटम होते हैं, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता था। उसके अलावा वो सिर्फ एक और चीज़ जानता था जो सब जानते थे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उसने जस्ट एक सिंप्लीफाइड मॉडल शो किया कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड होंगे, और क्योंकि अब उसको ये भी जस्टिफाई करना था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कैसे होता है। तो उसने कह दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे के पूरे एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इस तरीके से उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया। जबकि हम अब जानते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल सही नहीं है, और इस मॉडल को गलत प्रूव किया किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास था एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जनरली होता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में तीन तरीके का रेडिएशन होता है। तीन तरीके का रेडिएशन कौन कौन सा होता है? पहला अल्फा पार्टिकल्स, दूसरा बीटा पार्टिकल्स, और तीसरा गामा पार्टिकल्स। तो ध्यान रखना, ये तीन तरीके का रेडिएशन होता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। गामा को हम पार्टिकल्स वैसे नहीं कह सकते, गामा को हम लोग रेज कहते हैं, क्योंकि गामा में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, ये तीन तरीके का रेडिएशन होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स का आपको ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, और इसका जो मास होता है वो उतना ही होता है जितना हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस के साथ हम अल्फा पार्टिकल को कंपेयर कर सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का आपको ध्यान रखना है कि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के जैसे होती है, तो आप इसीलिए बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो। तो इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा, मास भी इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। और तीसरा होता है गामा रेज। यहाँ पर केवल रेज होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं क्योंकि ये पेनिट्रेट कर सकती हैं किसी भी मटीरियल को और किसी भी थिकनेस तक। तो इस वजह से गामा रेज काफ़ी हार्मफुल होती हैं, और इन्हीं रेडिएशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं लेड बॉक्स, क्योंकि लेड बॉक्स की बहुत हाई कैपेसिटी होती है इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, तो रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं लेड बॉक्स। तो
होप कि आपको इतना छोटा सा जो सेटअप है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक लेड स्लिट होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, तो जब स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल्स की तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे, तो उनको डायरेक्ट करना होगा हमें कि किस डायरेक्शन में हमको अल्फा पार्टिकल्स को भेजना है। तो उसके लिए एक लेड स्लिट लगी होती है ताकि इस स्लिट के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट हो सकें और किसी फिक्स डायरेक्शन में हम उनको भेज सकें, क्योंकि अगर कोई और स्लिट हम यूज़ करेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स उस स्लिट को हो सकता है क्रॉस कर जाएं, उस स्लिट को पेनिट्रेट कर लें। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स लेड स्लिट को इतना इजीली पेनिट्रेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग लेड स्लिट यूज़ करते हैं, तो ये इसको डायरेक्ट करता है। अब उसके बाद लगी होती है एक थिन गोल्ड फॉइल, हमारे पास एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी एक थिन गोल्ड फॉइल है, तो हम अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं इस थिन गोल्ड फॉइल पे, और ये थिन गोल्ड फॉइल जो है वो कवर्ड होती है एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन से। आपको पता है जैसे जिंक सल्फाइड यूज़ करते हैं हम लोग, तो जिंक सल्फाइड जो होता है दैट इज़ अ फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो फ्लोरेसेंट कोटिंग होती है कि उस पर जब भी कोई सब्सटेंस, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अगर स्ट्राइक करते हैं तो वो ग्लो करता है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि इस पर कोई चीज़ स्ट्राइक कर रही है। तो अब होगा क्या कि जब भी हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इसके 3 मेन ऑब्जर्वेशन है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बिल्कुल सीधे मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जिंक सल्फाइड कोटिंग पे स्ट्राइक कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपको तब पता चलेगा जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स यहीं पे टकरा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो थोड़ा इधर उधर टकरा रहे हैं, मीन्स जो थोड़ा सा अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, इधर उधर टकरा रहे हैं। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वापस मूव कर रहे थे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो अब इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे जो गोल्ड फॉइल है उसको क्रॉस कर रहे थे। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप सीधे सीधे मूव कर रहे हैं और आपके पाथ में कोई चीज़ है और आप फिर भी सीधे सीधे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के उसको क्रॉस करोगे। या तो आप अपना पाथ चेंज करोगे, अगर आपके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो या तो अपना पाथ चेंज करोगे, या फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो बहुत लाइट होगा, इतना हल्का होगा कि आप इजीली उसके थ्रू चले जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कर्टेन है, पर्दा है, तो आप इजीली उसको साइड करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने एक कंक्रीट की वॉल है तो आप इजीली उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो एक गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल तो काफ़ी हैवी मेटल होता है गोल्ड, तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए तो लाइट तो होगा नहीं, फिर भी अल्फा पार्टिकल उसको इजीली क्रॉस कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसका मतलब गोल्ड फॉइल के अंदर जो स्पेस है वो मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और गोल्ड फॉइल, गोल्ड किस चीज़ से बना है, गोल्ड के एटम से। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि कोई भी एटम जो होता है उसका मोस्टली जो स्पेस होता है, मोर देन 99% जो उसका स्पेस होता है वो खाली होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एम्प्टी। तो होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्यों मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम खाली होता है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस जा रहे हैं। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि अगर अल्फा पार्टिकल्स कुछ डेविएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने पाथ से डेविएट तो तभी करेंगे जब उनके सामने कुछ आ रहा होगा और वो उससे टकरा के अपना पाथ चेंज कर रहे हो, लेकिन वो बहुत कम है। तो इसका मतलब बहुत छोटी सी एक जगह होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास कंसनट्रेटेड होगा और अल्फा पार्टिकल्स उनके सामने से वापस चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उससे डेविएट भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो उस जो हैवी मास होगा, उस हैवी मास का चार्ज भी पॉजिटिव होगा, तभी तो वो रिपेल होकर वो डेविएट हो रहे हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दूसरा जो डेविएशन था या फिर जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी हैवी चीज़ के आसपास से जा रहे होंगे और उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे
कि जो एटम होता है उसमें एक बहुत छोटी सी जगह पे, बहुत कम जगह पे, क्योंकि ज़्यादातर तो जो स्पेस होता है, मोर देन 99.9% स्पेस जो होता है एटम का वो तो खाली होता है, और बहुत छोटी सी जगह पे लगभग पूरा का पूरा मास एटम का उसी छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड होगा, और उस पूरे मास के साथ साथ उसका पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो भी उस छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड होगा। और इस छोटी सी जगह को रदरफोर्ड ने एक नाम दिया, दैट इज न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम लोगों के पास इतना सारा डेटा कलेक्ट हो गया। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम में क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, और क्योंकि न्यूक्लियस में लगभग सारा का सारा मास उसका कंसंट्रेटेड होता है। अब आपको पता है कि जो मास होता है किसी भी एटम का, मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मोस्टली जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सब किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज शुरू में जरूर लगता था, लेकिन इसका भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि जैसे सन है, कोई भी स्टार है, उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ, इसको हम अभी एज्यूम कर लेते हैं। तो अर्थ जैसे सन के अराउंड मूव कर रही है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए 2 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से फोर्सेस की, तो ये मान लेते हैं सेंटर है किसी भी सर्कल का और कोई बॉडी इस सर्कल के अराउंड मूव कर रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 फोर्सेज होते हैं, एक जो सेंटर की तरफ लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक सेंटर से बाहर की तरफ लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेज जो होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। बैलेंस करके मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ज़्यादा हो गया, अगर सेंट्रीपिटल ज़्यादा हुआ तो बॉडी सेंटर के क्लोज चली जाएगी, सेंटर से टकरा जाएगी या सेंटर पे आ जाएगी धीरे धीरे। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, बॉडी सेंटर से दूर चली जाएगी और अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगी। तो इसलिए इनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थ और सन के मोशन की, तो आपको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, तो बीच में सन होगा और अर्थ इसके अराउंड मूव करेगी। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ और सन के बीच में, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन साथ ही क्या है, जो अर्थ का अपना मोमेंटम भी है, तो उसकी वजह से अर्थ तो सीधे पाथ में मूव करना चाहेगी। तो अर्थ की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, सेंटर से दूर भागने की, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसको सेंटर की तरफ खींचता है। तो इस वजह से जो अर्थ होती है वो बाहर भी नहीं जाती अपने सर्कुलर पाथ से और सन के ज़्यादा क्लोज भी नहीं आती, तो वो एक सर्कल में मूव करती रहती है। तो सेम वैसे ही इसने इसको भी एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की तो टेंडेंसी होगी एक सीधे पाथ में मूव करने की। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर जाना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड है उसने एटम को एक्सप्लेन किया कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस एटॉमिक मॉडल में, और वो ड्रॉबैक क्या था कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती गई तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के क्लोज आता रहेगा, और न्यूक्लियस के क्लोज आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो एटम होगा उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, एटम ही खत्म हो जाएगा। बट आपको पता है कि एटम इतना अनस्टेबल तो होता नहीं है, एटम तो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि अगर एटम अनस्टेबल होता तो सारी चीज़ें एटम से ही बनी हुई हैं, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों, क्योंकि एटम ही स्टेबल नहीं होता तो उससे चीज़ें बनती कैसे। लेकिन एटम तो बहुत स्टेबल होता है, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो
इलेक्ट्रॉन है वो अपना पाथ छोटा करते हुए न्यूक्लियस के साथ क्यों नहीं टकरा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये दूर की किसने, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने। तो अब हम देखते हैं क्या था बोर का एटॉमिक मॉडल। तो बोर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो बोर एटॉमिक मॉडल का था वो ये है कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। ध्यान रखना, ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स को कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। क्या कहा जाता है इनको, एनर्जी लेवल्स। इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, शेल्स। तो ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं इनको हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं, और एनर्जी लेवल्स को हम लोगों ने लेटर्स से, जैसे के, एल, फिर एल के बाद आता है तीसरा एम, फिर चौथा एन एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट है इसको हम लोग लेटर्स से डिनोट करते हैं, या फिर नंबर भी उनको देते हैं। तो जो के है जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है उसको हम के बोलते हैं, फिर एल, एम, और या फिर नंबर से जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगी 1, फिर उसके बाद वाले को 2, फिर 3। अब मैंने एक टर्म बोला कि जो ये सर्कुलर पाथ होते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं, मतलब अगर एक सर्कुलर पाथ ये है तो ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, फिर उसके बाद दूसरा ये होगा। इन दोनों सर्कुलर पाथ्स के बीच में कोई भी सर्कुलर पाथ नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए ये पॉइंट, और एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उससे आप इजीली पता कर सकते हो कि क्यों एटम इतना स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ में मूव कर रहा है तो इस पाथ में मूव करते हुए वो न्यूक्लियस के क्लोज नहीं जाएगा या फिर बाहर नहीं आएगा, जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमको पता नहीं था। रदरफोर्ड ने क्या बताया था एटम के बारे में, सिर्फ इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो सर्कुलर पाथ तो कोई भी हो सकता है, ये वाला या बीच में, या न्यूक्लियस के एकदम क्लोज। बट यहाँ पे जो बोर एटॉमिक मॉडल से हमको क्या पता चला कि जो पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो फिक्स्ड होते हैं, कि भाई एक ये वाला सर्कल है तो इसी में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर इसमें करेगा, इसके बीच किसी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो डिसाइड हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या कही, तो अगर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, तो एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। मतलब फर्स्ट से सेकंड में, या फिर फर्स्ट से थर्ड में, और ज़्यादा करेगा तो थर्ड में चला जाएगा, और ज़्यादा करेगा तो फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे में वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करता है तो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो एनर्जी लूज़ करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, और एनर्जी गेन करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और एनर्जी जो ये गेन या लूज़ करता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज़ करता है। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो इतनी ही होगी कि वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में रहे, इससे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी नहीं। और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इससे कम नहीं होगी तो उसका जो पाथ होगा वो इससे छोटा नहीं हो सकता, तो वो कभी भी न्यूक्लियस के और क्लोज नहीं जाएगा। और जो कि प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वो खत्म हो गई, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज ही नहीं जाएगा तो कोलैप्स होने का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। तो होप कि आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।